अच्छा, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश भी होते हैं, मीडियम ब्रिसल्स वाले भी होते हैं और हार्ड ब्रिसल्स वाले भी होते हैं। बच्चों के लिए और हमारे लिए, एडल्ट्स वगैरह के लिए जो सबसे जो रेकमेंडेड है दैट इज़ सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश। मीडियम या हार्ड जो हैं वो बच्चों के लिए और हमारे एडल्ट हम लोगों के लिए, मतलब मिडिल एज ग्रुप और जो ओल्ड एज ग्रुप है, इनके लिए जो रेकमेंडेड है दैट इज़ सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश। क्योंकि इनामल होता है बहुत फ्रेजाइल और हम नहीं चाहते कि हम जो है वो हार्ड ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज़ करके उसके ऊपर स्क्रैचेस डालें या रगड़ डालें। सिर्फ जो स्मोकर्स हजरात हैं जिनके ऊपर बड़ी स्टेनिंग, उनकी बहुत जल्दी आती है दांतों के ऊपर बहुत स्टेनिंग, तो सिर्फ वो हार्ड ब्रिसल्स वाला जो है वो टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, वैसे तो अगर हम देखें ज़्यादातर ऐसे दांत जो हसास दांत होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए भी हम देखते हैं कि ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है लोगों को और उनको मसाइल जो है थोड़े ज़्यादा भी होते हैं। तो ऐसे में कोलगेट स्पार्कल में वो क्या चीज़ है जिससे वो इस हसास दांतों से, वो जो दर्द है हसास दांतों को, उससे निजात हासिल कर सकते हैं? इसके अंदर फ्लोराइड है। जैसे मैंने आपको बताया दर्द होता क्यों है, देखिए उसके लिए थ्योरी ये समझने की ज़रूरत है कि इनामल जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दांतों की। जब इनामल के अंदर से फ्लोराइड लूज़ होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर माइनर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो पहली लेयर है दैट इज़ इनामल। अच्छा, इससे भी पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं कि हमारे जो दांत हैं उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है दैट इज़ इनामल, और उसके जो नीचे सेकेंड लेयर होती है दैट इज़ डेंटीन, और सबसे अंदर जो होती है वो पल्प होती है, यानी दांत की जो मेख है वो पल्प होती है सेंटर में। अब दांत के अंदर जब भी तकलीफ होती है या सेंसिटिविटी होती है, तो दैट मीन कि इनामल एक्सपोज हो चुका है और उसके अंदर से जो ठीस है वो डेंटीन सेकेंड लेयर तक जा रही है या फिर थर्ड लेयर तक जा रही है। तब इस तरह की जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये छोटी छोटी माइनर क्रैक्स हमारे डेली बेसिस पे पड़ते हैं, अगर हम फ्लोराइड के ज़रिए उसको जो है वो उसकी कोटिंग उसके ऊपर रखेंगे तो इनामल और डेंटीन दोनों बचा रहेगा और मजबूत रहेगा। तो कोलगेट स्पार्कल के अंदर, जिसे मैंने पहले भी बताया कि फ्लोराइड होता है, तो ये बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करके रखता है और सेंसिटिविटी से बचाता है और दांत को मजबूत करता है और तकलीफ से बचाता है। सेकेंडली, अगर हम इन सारी बातों का ख्याल नहीं रखते हैं और इनामल को जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, तो फिर तो दांत अंदर वाली जो लेयर्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं कैविटी के जरिए। फिर अब टूथपेस्ट उसको हल नहीं कर सकती। टूथपेस्ट इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन। अगर आप टूथपेस्ट से आगे चलने जा चुके हैं तो फिर जो कैविटीज़ हैं वो तो फिर डेफिनेटली उसको फिलिंग, उसकी जो डेंटल क्लिनिक पे जो फिलिंग है दैट इज़ द ऑप्शन। अच्छा ज़रा, इस हवाले से भी आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके मुंह से नेचुरली स्मेल नहीं आती, वो एक दो दफ़ा भी ब्रश कर लें तो वो स्मेल उनके मुंह से नहीं आती, और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ब्रश करके भी आएंगे सो नेचुरली उनके मुंह में एक स्मेल होती है जिसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। ये नहीं कि वो ख्याल नहीं रख रहे, वो कुदरती तौर पर उनके मुंह से एक स्मेल आती रहती है। सो ऐसे लोगों का इशू क्या होता है? मोस्टली लोग कहते हैं कि शायद मैदा जब ठीक नहीं होता तो तब आपके मुंह से ये स्मेल आती है, बट आपके ख्याल में क्या रीज़न है इसकी? अच्छा, इसकी 8-9 कोई बेसिक रीजंस हैं। जब तक ये सारी 8-9 रीजंस रूल आउट नहीं होंगी ना, मुंह से स्मेल कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सबसे पहली जो उसमें रीज़न है दैट इज़ कैलकुलस, यानी जो मांस खोड़ा लग जाता है दांतों के इर्द गिर्द, कैलकुलस लग जाता है। अगर वो होगा दांतों में तब भी मुंह से स्मेल आएगी, कैविटीज़ होंगी तब भी मुंह से स्मेल आएगी, कहीं इन्फेक्शन हुआ हुआ है तब भी मुंह से स्मेल आएगी, साइनसिस का इशू है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कोई डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस वगैरह या इस तरह का कोई इशू है, टॉन्सिल्स वगैरह का इशू है, तब भी मुंह से स्मेल आएगी। मैदा ख़राब होगा, मैदे में तेज़ाबियत होगी तब भी मुंह से स्मेल आएगी। कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें डायबिटीज़ है या लिवर की कोई डिजीज़ है या किडनी कोई डिजीज़ है तब भी मुंह से स्मेल आएगी। तो इसका एक और अगर स्लाइवा भी कम है मुंह में, यानी थूक भी कम बनता है मुंह के अंदर, तब भी मुंह से स्मेल आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले रूल आउट करनी होती हैं जब हमारे पास पेशेंट डेंटल आर्ट में आता है, और वो मोस्टली लोगों की ये कंप्लेन होती है कि भाई हमारे मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसको फ्रेश के लिए हम क्या, तो हम स्टेप बाय स्टेप रूल आउट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसूड़े चेक करते हैं, दांत के सारा चेक करते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह, साइनस और सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम रूल आउट करते हैं, और जो जो कॉज सामने आती जाती है हम उसको इरेडिकेट करना शुरू कर देते हैं ताकि इससे बचा जा सके। इन नॉर्मल कंडीशंस मुंह से हल्की फुल्की स्मेल आना इज़ वेरी नॉर्मल। उससे बचने के लिए जो है देयर इज़ सर्टेन माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिकली तौर पे हमारे पास लौंग है,
सौंफ है, इलायची है, अगर इसका हम इस्तेमाल करें, बार बार पानी की फ्रीक्वेंट सिपिंग करें, मतलब हर घंटे थोड़ा बहुत पानी पी रहे हैं, तो उससे जो है वो सलाइवा भी फ्रेश रहता है और मुंह से स्मेल भी नहीं आती। और इसके साथ साथ जो है दिन में हम 2 दफ़ा ब्रश करें, और इसके अलावा जब भी हम कुछ खाएं पिएं तो सिर्फ सिंपल कुल्ली कर लें। 2 दफ़ा दिन में ब्रश करना, दैट इज़ इनफ। आगे पीछे जो है हम इस कुल्ली कर लें, और वो भी थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के उसके साथ कुल्ली कर लें, तो दैट इज़ ऑल्सो वेल इनफ। अगर ये सारी चीज़ें होंगी भी आपने एक इशू बताया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सलाइवा नेचुरली नहीं बन रहा होता ज़्यादा, और ये आपके मुंह में स्मेल कॉज करता है, तो ये नेचुरली जो सलाइवा कम बन रहा होता है, इसकी क्या रीजंस हैं? बिकॉज ये चीज़ मैंने शायद पहले कभी इस तरह से नहीं इसकी रीजंस कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, उसकी वजह से भी सलाइवा कम बनना शुरू हो जाता है। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसकी जो डिजीजेस होती हैं उसमें भी सलाइवा कम बनना शुरू हो जाता है। बहुत रेयर होती हैं ऑल्दो, लेकिन होती हैं जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स का इशू होता है, या कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है जो इफेक्ट कर रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स को, तो उसमें कम बनता है। अब उसके लिए ये देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस, डॉक्टर जो हैं वो मेडिकेशंस कुछ प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि सलाइवरी फ्लो भी, और घर पे जो है हम फ्रीक्वेंट सिपिंग करेंगे तो उससे भी अच्छा जो है वो ठीक है। जी हरमीत। अच्छा ज़ारा, अगर हम देखें तो बहुत से मसूड़ों का जो ये मसला है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे लोग जो इसकी तकलीफ़ में मुब्तला है, बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं कि गम्स कभी सूज जाते हैं, कभी वहाँ से ब्लड या कोई ऐसे रेशा जो है वो निकलता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि बहुत सारे मसाइल जो दांतों के हैं, भैया आप महफिल में बैठे हैं, एक तो आपने बता ही दिया कि स्मेल, दूसरा हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो है वो पीलापन जो है, कोई ना कोई दाग बने होते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे वो स्पार्कल कोलगेट जो है उसमें मददगार साबित हो सकता है? अच्छा, हमारी जो दांत है ना, वैसे जो बच्चों के दांत होते हैं ना वो तो अमूमन बहुत प्यारे और वाइट शाइनी होते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो उनकी जो बेसिक खुराक है दैट इज़ दूध, तो दूध की वजह से उनके बड़ा अच्छा जो है वो दांतों का कलर होता है। जब हम वक्त के साथ साथ बड़े होते जाते हैं, हमारा दूध जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल हम कम करना शुरू कर देते हैं, ख़ुसूसन दूध तो पीना ही छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इनामल जितना थिन से थिन होता जाएगा उतने ही येलो दांत होते जाएंगे। जितना इनामल स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी अच्छी थिकनेस होगी, उसका अच्छा उतना कलर आएगा। अब इनामल के लिए ज़रूरी है कि उसका जो अपना डेयरी प्रोडक्ट्स है उसका हम लाजमी इस्तेमाल करें, दिन में 2 दफ़ा जो है वो लाजमी दूध पिएं ताकि एनामल हमारा स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ जो है दांत पीले पड़ गए हैं तो उसमें यह है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि दांत को 2 दफ़ा साफ़ करना से जो एक्स्ट्रा ऊपर पिलाहट आ जाती है वो ज़रा रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर पिलाहट हो ही गई है तो दैट इज़ नो टोटका जो हम घर में करें और उस दांतों के ऊपर कुछ लगाएं और उसे वाइट हो जाए। उसके लिए जो है हमारे पास एक ऑप्शन है टीथ वाइटनिंग, उसमें टीथ ब्लीचिंग भी जिसे कहते हैं, जो इन क्लिनिक प्रोसीजर होता है। होम वाइटनिंग में भी ऑप्शंस हैं, तो उससे ये कि जो दांत के ऊपर एनामल के ऊपर जो पीली लेयर आ गई है वो अच्छे से ब्लीच अच्छा ज़ारा, एक आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त थोड़ा सा मुख्तसर रह गया है, सो आपसे ये पूछना चाहूँगी, दांतों को जो टेढ़े दांत होते हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत से प्रोसीजर्स हैं, नॉर्मली ब्रेसेस जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल थे, अब इसमें भी लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही जिसमें एक इम्प्लांट्स हैं एंड अलाइनमेंट्स, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, और क्या ये भी इतने ही पेनफुल प्रोसीजर्स हैं? इसके लिए पूरी दुनिया में जो आजकल दांत सीधे किए जा रहे हैं वो अलाइनर्स के साथ किए जा रहे हैं। अलाइनर्स जो हैं वो एक रिमूवेबल ब्रेसेस हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जो हम दांत जो कस्टमाइज बनते हैं दांत के अकॉर्डिंग, जिस तरह भी टेढ़े दांत होते हैं उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज ट्रेस बन जाती हैं प्लास्टिक की। एक तो ये कि पेशेंट उन्हें रिमूव कर सकता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, और सेकेंडली ये कि इनविजिबल होते हैं। आप जिस मर्जी फील्ड में भी हैं, आपने दांतों के ऊपर वो ट्रेस पहनी हुई है, कोई पहचान ही नहीं सकता, और इसके बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट रिजल्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्रेसेस। और सेकेंडली ब्रेसेस में जैसे पेन की बात हुई थी, ब्रेसेस वाकई एक पेनफुल प्रोसीजर है, लेकिन अलाइनर्स जो है वो पेनलेस है, क्योंकि उसमें कुछ ऊपर वायर नहीं लगती, कुछ ऊपर ब्रैकेट नहीं लगता, एक बिल्कुल दांत के ऊपर शीट होती है वो अडेप्ट कर जाती है। तो वो जो है जो लोग अलाइनर्स लगवाना चाहते हैं वो जो है alinersglobe.com को विज़िट कर लीजिए, उसके ऊपर ज़्यादा उनको मालूमात मिल जाएंगी, और पूरे पाकिस्तान में वो चाहे जिस मर्जी सिटी में है वहाँ पर उनका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हरा मसूद हमारे साथ शो में मौजूद थी। दांतों की प्रोटेक्शन अब आपने इसी अंदाज में जो ज़हरा ने आपको कुछ सजेशंस दी हैं, इसके अलावा कोलगेट स्पार्कल का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है एक ज़बरदस्त किस्म के टूथ ब्रश के साथ। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।